हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ इमॉर्टल नाइन टेल फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और गाइस, जो भी लोग मुझे अपनी फेवरेट यूट्यूबर के इंटरव्यू लेने के लिए कह रहे थे, तो मैंने धीरे धीरे सारे यूट्यूबर से कांटेक्ट किया है, बात की है। जो लोग विलिंग हैं, मैं उनका इंटरव्यू शेड्यूल करूँगी और ले लूँगी। और जो लोग अनविलिंग है या फिर जो लोग बिजी हैं अपने वर्क में, मैं उन्हें फोर्स नहीं करूँगी। तो आई होप गाइस आप लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो कुछ लोग बिजी हैं, कुछ लोग रिप्लाई नहीं देते, और कुछ लोगों ने कहा है कि उनके पास अभी मतलब वो बहुत शाय फील करते हैं, वो अपने बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते। तो आई कांट फोर्स एनीवन। तो गाइस आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। बस मैं ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो चलिए आज के हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं, आज की स्टोरी लाइन को स्टार्ट करते हैं। हमारा विंग और जो हमारा लंजा था, उनकी बॉन्डिंग दिन पर दिन बहुत अच्छी होती जा रही थी। विंग ठीक भी हो रहा था और लंजा उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था। वो हर टाइम विंग 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 करता रहता था, विंग के लिए काम करता था, खाना बनाता था और विंग को क्लीन करता था, ड्रेसिंग में उसकी हेल्प करता था। और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं गौशी को भी फील होने लगा था कि जो विंग है ना, वो कहीं ना कहीं किसी और इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है। पहली बार विंग जब अपने बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो गौशी जो है वो उसको फिर भी 3 महीने तक बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, क्योंकि विंग जो है वो अभी भी ठीक हो गया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकता था, बहुत सारा काम नहीं कर सकता था, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं उठा सकता था। तो गौशी उसे 3 महीने तक रेस्ट करने के लिए कहते हैं। बाकी वो इधर उधर घूम सकता है, जा सकता है बाहर, लेकिन कोई हैवी वर्क, हैवी लोड या हैवी प्रेशर उसके दिमाग पे नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही विंग के 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने पर विंग जो है अभी भी स्ट्रांग हो गया था, लेकिन लंजा ने कभी भी अपने लैंडसेक्ट की तरफ एक भी लेटर नहीं भेजा, कुछ भी नहीं लिखा था। लंजा के ब्रदर और अंकल हमेशा चिंता करते थे, क्योंकि उन्हें लंजा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ नहीं पता था। और अब जिन ग्वांग्याओं का भी एक मकसद था कि उसे जैसे तैसे करके जिन ग्वांगशान ने उसकी जो हालत की थी, उसे उस चीज़ का बदला लेना था, क्योंकि उसे इतनी मिर्ची खिलाई गई थी, इतना ज़्यादा उसे टॉर्चर किया गया था कि वो अब जिन ग्वांगशान से बहुत ज़्यादा बदला लेने पे उतारू हो चुका था, वो पागल हो चुका था बिल्कुल। और यहाँ पर ना लैन शिचन और लैन चरन को बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि वांगजी का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, कोई भी खत नहीं आया। पहले वांगजी फिर भी अपने ब्रदर को चीज़ें लिख दिया करता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं था। उन्हें लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि विंग या फिर विंग की जो 7 लोग हैं, उन्होंने वांगजी को कहीं मार दिया हो, या वांगजी के साथ कोई बुरा बर्ताव किया हो, या फिर कुछ भी XYZ वांगजी के साथ हो गया हो, जिसका कसूरवार कहीं ना कहीं लैन चरन जो थे वो शिचन को ठहराते थे। और शिचन भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि उसकी गलती की वजह से, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से शायद हो सकता है कि लवांगजी को सजा दी गई हो या लवांगजी के साथ टॉर्चर हुआ हो। यहाँ पर जो विंग था और लवांगजी, इन दोनों की बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ शुरू हो चुकी थी, और सबको ये चीज़ पता होती थी। बहुत बार एलियंस जो होते थे वो वांगजी को तंग भी करना चाहे तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके जो मास्टर थे, उनका दिल जो था वो कहीं ना कहीं किसी और पे नहीं बल्कि हमारे लवांगजी पे आया हुआ था। यहाँ पर एक दिन विंग लवांगजी के साथ अपने गौशी से मिलने उनके यहाँ जाता है, तो वो देखता है कि गौशी का घर पूरी तरह से साफ़ हो रखा है, चीज़ें डेकोरेट हो रही हैं। और वो गौशी से पूछता है, गौशी क्या कोई आने वाला है? तो उसके गौशी कहते हैं समवन स्पेशल। तो विंग कहता है, बताओ ना गौशी, कौन आने वाला है? वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब विंग बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता था उसके गौशी के सामने। और वांगजी जो है वो विंग का हाथ पकड़ के खींच के साइड करता है और कहता है, तुम्हें दूसरे अल्फा के पास ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। विंग वांगजी के सिर पे हाथ फेरता है और कहता है, तुम कितने छोटे हो, और देखो ना कैसे बड़ों की तरह बात करते हो, और ये मेरे गौशी हैं, और तुम गौशी और मुझे लेके गलत मत सोचा करो, वो मेरे पिता समान है। ये बात सुनते ही वांगजी का मुंह खुला रह जाता है और वो मन में कहता है, पिता समान है, लेकिन तुम लोग तो गौशी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा कि हम दोनों के बीच में अफेयर है? कितने डम हो तुम, सच में मैंने तुम जैसा डम अल्फा कभी नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है विंग मेरे लिए मेरा स्टूडेंट ही नहीं, मेरे बेटे जैसा था?
इसकी जो मदर थी वो मेरी मुंह बोली एक तरह से बहन थी, और मैं कैसे विंग पे डोरे डाल सकता हूँ? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? और तुम्हें क्या लगता है मैं इतने टाइम से सिंगल अल्फ़ा हूँगा? ऑब्वियसली मेरे पास मेरा ओमेगा है, जिसका मैं आज बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। विंग स्माइल करते हुए कहता है, क्या क्या वो आ रहे हैं? क्या क्या अशु आ रहे हैं? तो वो स्माइल करके कहता है, श्श, बदतमीज़, मैं तुम्हारा गौशी हूँ तो वो भी तुम्हारे शिजुन हुए, तो तुम अपने शिजुन को ऐसे नहीं बोल सकते। अशु सिर्फ मैं उसे बुला सकता हूँ, लेकिन तुम अशु को बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोल सकते। तभी वहाँ पर एक इंसान की एंट्री होती है जो कि बहुत क्यूट था, बहुत प्यारा था, और वह एंट्री लेते हुए कहता है, क्या कहा? किसी ने मेरा नाम इतने प्यार से लिया? वो जैसे ही वहाँ एंट्री करता है तभी वहाँ वन कशिंग की आंखें खुशी के मारे खुली रह जाती हैं। लवांगची भी देखता रह जाता है एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा जिसकी ऊंची पोनी थी वो, और उसके बाल थोड़े से इधर उधर हवा में लहरा रहे थे। वो एंट्री लेता है जिसे देख के सबके मुंह खुले रह जाते हैं, और वहाँ पर ज़ोउ ज़िशु चलता हुआ आता है और कहता है, क्या कहा मेरे प्यारे अल्फ़ा ने? कोई और मेरा नाम अशु नहीं ले सकता? क्यों, तुम्हें जेलसी होती है वन कशिंग? वन कशिंग कहता है, लाओ गोंग बोलो, और वैसे भी तुम मेरे ओमेगा हो, और वो भी मार्क्ड ओमेगा, तो तुम्हें कोई किसी तरह से भी नहीं बोल सकता। माना कि विंग मेरा स्टूडेंट है, लेकिन तुम उसके लिए शिजुन ही हो, और शिजुन को वो नाम से नहीं बुला सकता, ये अच्छी बात नहीं होती। विंग वहाँ पर बो करता है और कहता है, वैसे भी गौशी और शिजुन मेरे लिए सबसे ऊपर हैं, और शिजुन आप बहुत प्रिटी दिख रहे हैं। लंजा भी कहता है, सच में आप इतने प्रिटी हैं, अपने गौशी को अपना अल्फ़ा क्यों चुना? यहाँ पर ज़ोउ ज़िशु ज़ोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है, मतलब गौशी इतने इंटेलिजेंट हैं, मैं उन्हें अपना अल्फ़ा क्यों नहीं चुनूँगा? तुम्हें नहीं पता, ये सबसे तेज़ अल्फ़ा थे, और वैसे भी वी चांगसे के बाद अगर पूरे वी सेक्ट में कोई सबसे ज़्यादा होशियार तेज कोई अल्फ़ा था तो वो वन कशिंग ही था, और चेरी ब्लॉसम सेक्ट में तो क्या ही कहना। और तब से ही मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, और हम लोग तब से ही कपल हैं। लंजा का मुंह खुला रह जाता है क्योंकि उसने तो कुछ और ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि वन कशिंग बहुत पर्वर्ट है, वो विंग के पीछे भागेगा, लेकिन आज उसे पता चल रहा होता है कि वन कशिंग का ऑलरेडी एक मार्क्ड ओमेगा है। तो वो पूछता है, आप इतने टाइम से सामने क्यों नहीं आए थे? ज़ोउ ज़िशु कहता है, मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए बाहर भ्रमण पे जाना पड़ता है, और इसलिए जब मैं यहाँ से कहीं और जाता हूँ तो वन कशिंग को इस प्लैनेट का ख्याल रखने के लिए छोड़ जाता हूँ। उसे सारे एलियंस, मर्मेड और बहुत तरह के जीव जंतु, यहाँ तक कि यहाँ की जो लाइफ शैली है, जो ट्रीज़ हैं, उन सब का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में हर चीज़ बोलती दुनिया है, और मैं नहीं चाहता इन कमज़ोर लोगों को कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग इंसान आकर बुरी तरह से बुली करे या इन लोगों पे कोई अत्याचार करे। इसलिए मैं अक्सर भ्रमण के लिए बाहर जाता रहता हूँ, क्योंकि हमें आसपास के प्लैनेट और आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे दीन दुनिया में क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहता चेरी ब्लॉसम में जो गलती हुई वो यहाँ पर भी हो। ये चीज़ सुनकर थोड़ा सा विंग सैड हो जाता है, लेकिन ज़ोउ ज़िशु उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम सैड मत हो, जो पास्ट में होना था हो गया, लेकिन अब हम चीज़ों को लेकर सतर्क हैं, सटीक हैं, और हम सारी अच्छी इंफॉर्मेशन ही ज्वाइन करते हैं। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी बुआ मैंग, तो वो चुप हो जाता है। वन कशिंग उसे घूर के देखता है, और यहाँ पर विंग कहता है, क्या वो जिंदा है? वो कहता है, वो अभी भी जिंदा है, और वो सच में तुम्हें बहुत मिस करती हैं, वो तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी, इवन वो तुमसे मिलना भी चाहती है। वन कशिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, स्पेशली ऐसे इंसान पे जिसका बेटा इसे एक्यूज़ करना चाहता हो, जिसने 10,000 साल तक विंग को कैद रखा हो। मैं उस औरत पे कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। विंग कहता है, अभी भी बुआ को ऐसा लगता होगा कि फू याओ की डेथ मेरी वजह से हुई थी, इसलिए मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता। मैं अभी उनसे मिलने के लिए रेडी नहीं हूँ। यहाँ पर ज़ोउ ज़िशु कहता है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, मैं उनसे बात करूँगा। मैंग फेंगशी आज भी तुम्हें याद करती है, और वो तुमसे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हैं, लेकिन वी विजन मिलने से अभी इनकार कर देता है, क्योंकि वो अभी भी अपनी बुआ को फेस करने के लिए कहीं ना कहीं रेडी नहीं था। वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था। वो जानता था कि अगर वो उनसे मिलेगा तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगी, और विंग अभी किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। वो उन्हें फेस नहीं कर सकता था, जिनके बेटे को उनके सामने
उसने मार दिया हो। यहाँ पर उसे ऐसा लगता था कि फू याओ की मौत उसकी वजह से हुई है। उसके दिल में ना जाने हज़ारों किस्म के गिल्ट थे और उसे ऐसा लगता था कि अगर उसने भुआ को फेस किया तो वो कैसे उस भुआ को जिसने उसे बचपन से माँ की तरह प्यार दिया हो वो उन्हें फेस कर पाएगा। और वो उन्हें रोते बिलखते और अपने सामने तड़पते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि आखिर उसके लिए वो भुआ माँ समान ही तो थी। यहाँ पर सो जिशु चीज़ों को समझता है कि चीज़ें 10,000 साल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और वो इस बात पे जोर नहीं देता और वो हंसते हुए कहता है, अरे ये लिटिल कब कैसा दिखता है? ये तो बिल्कुल बिल्कुल उस जैसा दिखता है ना। क्या नाम था उसका ड्रैगन स्टोन वाले का? हाँ, लियांगछा। यहाँ पर लंजा ज़ो जिशु को देखने लगता है और कहता है, मैं कोई लियांगछा नहीं हूँ। वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, ऑफ कोर्स तुम लियांगछा नहीं हो, बट तुम उस जैसे बहुत ज़्यादा रिजेंबल होते हो। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल उसी की कोई छवि हो। तभी लंजा कहता है, नहीं नहीं, मैं उस जैसी कोई भी छवि नहीं हूँ और मुझे प्लीज़ उससे कंपेयर करना छोड़ दीजिए। आप लोग अक्सर उससे मुझे क्यों कंपेयर करते हैं? तो विंग कहता है, हाँ, लंजा वैसा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि लंजा अब कोई भी ऐसी कोई गलती करे जो लियांगछा ने की थी। हम पास्ट को भूल जाते हैं। लियांगछा लियांगछा था और लंजा लंजा है, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। तब ज़ो जिशु हंसते हुए कहता है, ओह अच्छा, ऐसा क्या? मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे एक ओमेगा अपने अल्फा को लेके बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है। विंग हंसता है और कहता है, शिजुन प्लीज़ मेरी टांग खिंचाई तो मत कीजिए। यहाँ पर वन कशिंग हंसता है और कहता है, अशु तुम इतने दिनों बाद आए हो, चलो ना कुछ खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पर लंजा देखने लगता है वो घूर के और कहता है, कौशी ने चीज़ें बनाई हैं? आप तो सिर्फ ऑर्डर करना जानते हैं, आप खाना बनाएंगे? तो ज़ो जिशु घूर के देखता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा गौशी कितना अच्छा खाना बनाता है? ओफो वन कशिंग, क्या तुमने कभी बच्चों के लिए खाना नहीं बनाया? वन कशिंग कहता है, ये तो पर्वर्ट हैं, कितने ज़्यादा ज़िद्दी हैं और कितने ज़्यादा शैतान बच्चे हैं, मैं इनके लिए क्यों बनाऊंगा? मुझे सिर्फ खाना बनाना अपने अशु के लिए अच्छा लगता है। और वो स्माइल करता है। ज़ो जिशु कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदले वन कशिंग, तुम हमेशा बच्चों को तंग करने में ज़्यादा बिलीव करते हो। तब वहाँ मुंह बनाते हुए वांगची कहता है, मुझे भी इन्होंने बहुत बुली किया है, सच में। आप जब यहाँ नहीं थे ये मुझे रोज़ बुली करते थे। विंग घूर के देखने लगता है लंजा को। लंजा के पास तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पावर बहुत बड़ी उसके हाथ में लग गई हो, जैसे वो रोज़ कंप्लेन कर सकता हो किसी के सामने अपने गौशी की। उसे इतना अच्छा लग रहा था ना कि उसका दुख दर्द समझने वाला यहाँ पर कोई ना कोई आ गया है। सच में उसका दिल तो जैसे डांस कर रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो अब किसी से खुल के चुगली कर सकता है वन कशिंग की, क्योंकि वो विंग के आगे तो बोल नहीं पाता था। विंग अक्सर उसे कभी खरगोश कभी कुछ बना देता था, यहाँ तक कि एलियन तक बना देता था। तो वन कशिंग के बुराई करने के लिए उसे अपना एक बहुत तगड़ा पार्टनर मिल गया था जो उसी का खुद का ओमेगा था। उसे कितना अच्छा लग रहा था वन कशिंग की बुराई उसके अपने मार्क्ड ओमेगा ज़ो जिशु के सामने करने में। यहाँ पर वन कशिंग का मुंह बिल्कुल हरा, काला और नीला हो जाता है, जैसे वो अभी के अभी उल्टा टांग के लंजा को बहुत पीटे। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर विंग वो अभी भी चीज़ों से बहुत मुश्किल से निकला है और अगर वो ऐसा लंजा के साथ करेगा तो विंग को बहुत दुख लगेगा और वो विंग की खातिर यहाँ पर अपने जो अल्फा वाला गुस्सा था ना, एंगर था, उसे सप्रेस किए हुए था, उसे दबाए हुए था। यहाँ पर ऐसे ही ये लोग धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ज़ो जिशु अपने 6 कॉम्बैट की स्किल्स सिखाता है। उसके पास बहुत सारी स्किल्स थी जो वो लोगों को सिखाता है, स्पेशली जो उसने अपने विंडो सेट से सीखी थी, जहाँ पर वो लोग बहुत तरीके की स्किल्स आजमाते थे, जैसे कि सीक्रेट किलिंग। ये सारी तरकीबें, कैसे छतों पे जाया जाता है, कैसे सीक्रेट तरीके से अपने टारगेट को हिट किया जाता है। क्योंकि ज़ो जिशु जितने भी उनके ओपोनेंट थे और पिछले 10,000 साल से वन कशिंग ज़ो जिशु इस प्लैनेट को, जहाँ पर विंग के बचाए हुए लोग रह रहे थे, इन्हें प्रोटेक्ट करते आ रहे थे, तो वो सारी स्किल्स लंजा को और विंग को सिखाता है। और अब वन कशिंग भी उनके साथ जुड़ गया था। ऐसे करते करते पूरे 2 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर लंजा जो कि 16 साल का लड़का अब 18 साल में बदल गया था। लंजा की हाइट भी अब निकल रही थी। जो हाइट उसकी बहुत छोटी सी थी, अब वो हाइट अच्छी खासी लंबी हो गई थी और उसकी हाइट विंग की हाइट से भी लंबी हो गई थी। अब वो काफ़ी मस्कुलर भी बन रहा था। लंजा धीरे धीरे बहुत सारी स्किल्स भी समझता आ रहा था।
लंजा बहुत सारी स्किल्स भी जानता आ रहा था और उन स्किल्स पे काम भी करता आ रहा था। और लंजा को जब जब भी विजन देखता था, लंजा जो कि बहुत सारा काम करता था, अक्सर कभी कभी वो अपने इनर रोप्स में ही अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता था, अपनी तीरंदाजी को और भी ज़्यादा निखार रहा होता था। और जब भी उसके माथे पे पसीना छलकता था धूप के अंदर, तो वो इतना ब्यूटीफुल लगता था कि विंग उससे अपनी आंखें हटा ही नहीं पाता था। वो छोटा फ्रजाइल सा जो अल्फ़ा था, वो आज एक हैंडसम नौजवान लड़के में बदल गया था, जिसे देख के कभी भी विंग अपना सलाइवा गल्प करता था और सोचता था, अगर ये इसी तरह से हैंडसम रहा तो मुझे नहीं पता मैं अपना कंट्रोल कब खो दूंगा। लंजा तो बिल्कुल मेरे मतलब बहुत छोटा सा था और किस तरह से मुझे पकड़ के सोता था। आज की डेट में विंग को उसकी स्ट्रॉन्ग अल्फा सेंट इतना ज़्यादा पागल कर देती थी कि विंग जो है वो अब लंजा को कडल करने लगा था। अब विंग लंजा की चेस्ट पे सिर रख के सोता था। पहले लंजा था जो उसे हमेशा क्लिंगी होता रहता था, लेकिन अल्फ़ा में उसके मैच्योर होने पे बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और यही लंजा की बॉडी के साथ भी हो रहा था। लेकिन विंग की फीलिंग्स अलग सी हो रही थी। लंजा को देख के उसे बहुत हॉट फील होता था। इवन सर्दी में भी उसे गर्मी जैसा एहसास हो रहा होता था और उसे समझ में नहीं आता था कि उसके साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। उसका अल्फ़ा सेंट यानी कि लवांगची का अल्फ़ा सेंट उसे बहुत बार सिड्यूस भी कर देता था। लवांगची अब 18 साल से भी ऊपर 18.5 साल का था, जो जब भी फील्ड में भी बहुत सारे काम किया करता था। स्पेशली वो उनके साथ गेहूं की और धान की खेती करा करते थे और वो सारे जब खेती किया करते थे तो लंजा के जो परफेक्ट मसल्स होते थे वो सामने दिख सकते थे। लंजा जिस तरीके से काम करता था, उसके मसल्स, उसके हाथ, उसके रिब्स, उसकी चेस्ट इतनी ब्रॉड हो गई थी कि उसे देखने के बाद विंग पागल सा ही हो जाता था और लंजा से नजरें चुराता हुआ इधर उधर घूमता था। विंग को नहीं पता था कभी कभी लंजा और उसके बीच कोई स्वर्ड फाइट भी हो तो अगर लंजा उसके बहुत करीब आ जाता था तो उसके दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ जाती थी। वो जानता था ये सब चीज़ें सोचना गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों लंजा को देखते ही वो थोड़ा सा बहक जाता था। एक्चुअली जब हमारा मेटेड सोलमेट बड़ा हो जाता है, उसकी फ्रेग्रेंस इंसान में और ओमेगा में हीट जगा सकती है। विंग ने बहुत सारी शक्तियों को सप्रेस कर रखा था, लेकिन जब उसका अल्फ़ा अपनी हीट और वो अपनी रट में अगर आ जाएंगे, उसका अल्फ़ा अपनी रट में और वो अपनी हीट में आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए। और विंग को अब डर लगने लगा था क्योंकि लंजा एडल्ट हो गया था और अगर लंजा एडल्ट हो रहा है तो वो आने वाले टाइम में अपनी रट में भी आएगा और विंग भी अपनी हीट में आएगा। अब गौशी भी उन दोनों को अलग अलग सोने की सलाह देते थे, लेकिन लंजा का सेंट के बिना विंग तो 2 मिनट भी काम डाउन नहीं रह सकता था। और लंजा के ज़्यादा पास आने पे विंग को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे मानो उसके सारे जितने भी उसने आज दिन तक अपने ऊपर कंट्रोल रखा है, वो कंट्रोल उससे कहीं ना कहीं स्लिप हो जाएगा। विंग को लंजा की नज़दीकियाँ, लंजा की बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर दी थी। जब भी लंजा अकेले पौंड में नहाता था तो विंग छुप छुप के पीछे से उसकी बैक दिखता था, जो कि बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में चमकती थी और उसकी मसल्स बहुत टाइट थी। पीछे से उसकी बैक एकदम एक मर्द जैसी लगती थी। उसके मसल्स बहुत अच्छे थे और जब भी वो नहाता था उसके एब्स फ्रंट से दिखते थे। उसकी चेस्ट काफ़ी टाइट थी। उसकी गर्दन की जो वेन्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होती थी। उसके मसल्स, उसके बाइसेप्स इतने टाइट थे कि विंग को सच में बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते थे। वो छुप छुप के लंजा को देखता था कि लंजा को पता ना चल जाए। लंजा को इस तरह से किसी के अपना करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो विंग को अक्सर टीज करने लगा था। लंजा की बॉडी में उसकी बॉडी ही डेवलप नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मानसिक सोच भी अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। और वो विंग के सामने वो छुई मुई क्यूट लंजा नहीं रहता था, बल्कि अब उसके सामने विंग बहुत ज़्यादा क्यूटली बिहेव करने लगा था। जैसे उसे देख के छिप जाना, उसे देख के बहुत सारी अजीबोगरीब हरकतें करना। और कभी कभी जब विंग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी तो वो ठंडे पानी की पूरी बाल्टी अपने सिर पे डाल लेता था ताकि उसकी हीट ना आ जाए। और लंजा जो है अब चीज़ों को समझ रहा था। उसे गौशी और यहाँ तक कि जोशिशु बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं कि किस तरह से एक अल्फ़ा की रट आती है और एक ओमेगा की हीट होती है।
वो उन्हें बताते हैं कि अगर कोई ऐसा सिम्टम दिखे तो लंजा को विंग के साथ नहीं रहना। उन दिनों लंजा को गौशी के साथ रहना होगा और ज़ोऊ ज़िशु को विंग के साथ, क्योंकि अगर दोनों के बीच में कुछ हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और अभी भी लंजा के सेक्ट को यही लगता है कि लंजा पता नहीं किस हाल में है और अभी विंग की भी जो स्थिति है वो डिफरेंट है। लोगों के मन में उसके लिए बहुत सारे गलत विचार हैं। उन्हें अभी बहुत सारे लोगों के साथ लड़ना है, उनकी सोच बदलनी है। विंग अक्सर लंजा को देखकर बहुत खुश होता था और यहाँ मॉर्टल वर्ल्ड में जिन क्वांगशान के साथ बहुत बुरा चीज़ें होने लगी थी, जिन क्वांगशान को अक्सर ऐसी ऐसी दवाएं शराब में मिलाकर जिन क्वांगयाओ देने लगा था जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था। काफ़ी बार वो सोता रह जाता था या बहुत बार वो लोगों के साथ वायलेंट हो जाता था, जिसकी वजह से उसे डॉक्टर्स ने अब अपने कमरे से बाहर आने के लिए मना किया हुआ था और जिन जुशन को सारी की सारी चीज़ें संभालने के लिए दी गई थी। लेकिन जिन क्वांगयाओ को जिन जुशन का इस तरह से सब संभालना ठीक नहीं लगता था, वो उसको मारने का मास्टर प्लान बनाता है और वो सोचता है कि इस प्लान के लिए उसे एक अच्छे किलर को हायर करना चाहिए जो बहुत सारे लोग को पता भी ना चले और वो आसानी से अपना काम कर दे। और यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को ढूंढने लगता है। उसे पता चलता है कि एक इंसान किलिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है जिसका नाम शू यंग है। उसे पता चलता है कि वो बहुत लोगों को पलक झपकते ही मार देता है और यहाँ पर वो शू यंग को ढूंढने के लिए अपने कुछ सीक्रेट लोगों को उसके पीछे लगा देता है। यहाँ पर वो लैंड सेक्ट में भी जिनका ईमान डोला हुआ है उन लोगों से संधि करना चाहता था ताकि वो लैंड सेक्ट में जैसे तैसे अगर लंजा आए तो कभी भी लंजा की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो उस तक पहुंच जाए, जिसकी वजह से वो कभी भी उस 9 पूंछ वाली लोमड़ी जो कि एक ज़माने में उसका कज़न ब्रदर था, यानी कि वो तो सिर्फ मिंग सेक्ट के द्वारा मेंग फेंगशी के द्वारा अडॉप्टेड था, लेकिन वो वी वुजियान को अभी भी हराना चाहता था, मारना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत जेलसी थी। पिछले जन्म में तो वो ये सब नहीं कर पाया था, लेकिन इस जन्म में वो वी वुजियान को बहुत ज़्यादा तड़पता हुआ देखना चाहता था। ऑब्वियस सी बात थी, उसकी बहुत सारी इच्छाएँ थी, ऐसी चीज़ें थी जो उसके मन में रह गई थी। अब वो लंजा को बिल्कुल तड़पा कर मारना चाहता था, जिस तरह से उसका लियांगझा उस सेक्ट में मर गया था और वो पागल हो गया था। यहाँ पर बहुत सारी कोशिश करता है वो जेवजुन से कांटेक्ट बनाने की, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। जेवजुन तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि आज दिन तक उन्हें ये नहीं पता कि लंजा जिंदा है नहीं जिंदा, लंजा को क्या हुआ है, या फिर उस फॉक्स के लोगों ने उनके भाई के साथ क्या किया है। यहाँ पर जेवजुन को बहुत गुस्सा आता था और वो जिन गुआंगशाओ को लैंड सेक्ट में एंटर करने से भी बिल्कुल मना कर चुके थे। उसका वहाँ पर आना नामुमकिन था। यहाँ पर जियांग सेक्ट आता है एक दिन लैंड सेक्ट से संधि करने के लिए। जियांग सेक्ट में एक प्रिटी इंसान था जो कि यहाँ पर हमारे अल्फ़ा लैन शिचेन से मिलता है। जंगछा एक प्रिटी अल्फ़ा था जिसे यहाँ पर इनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। जंगछा जो था वो यहाँ पर जब मिलता है लैन शिचेन से, वो लैन शिचेन के साथ मिलके आगे का काम करना चाहता था। वो और जियांग सेक्ट के बीच में बहुत सारी संधियाँ होती हैं। यहाँ पर वो बहुत सारे टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स लेके आता है जो कि उस 9 पूंछ वाली लोमड़ी से रिलेटेड थे, और वो यहाँ पर लैन शिचेन को बताता है कि जो प्रोफेसी हुई है उसके तहत अगर वो 9 पूंछ वाली लोमड़ी सच में बुरी अगर मर जाती है तो ना जाने कितनी बड़ी प्रलय आ जाएगी। वो बताता है कि इस तरह की चीज़ें कभी भी मारी या फिर अगर उन्हें कोई भी हर्ट होता है तो प्रकृति कहीं ना कहीं उससे रिफ्लेक्ट होती ही है। वो शिचेन को बहुत सारी बातें बताता है और वो बताता है कि बहुत सारी जो हिस्ट्री है जो उन लोगों ने पढ़ी है वो मैनिपुलेटेड है। यहाँ पर वो शिचेन के सामने लियांग सेक्ट की से मिली हुई कुछ गुप्तचरों के द्वारा लिखी हुई बुक्स दिखाता है और वो कहता है कि तुमसे एक शख्स मिलना चाहता है जो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन देना चाहता है, लेकिन वो शख्स अभी सामने नहीं आ सकता क्योंकि वो किसी काम में बहुत बिजी है, लेकिन वो तुम्हें सही हिस्ट्री बता सकता है क्योंकि 10,000 साल से जो चीज़ें लिखी आई हैं कुछ चीज़ें मैनिपुलेटेड हैं और अधूरी हैं। मैं चाहता हूँ कि जब वो इंसान रेडी होगा या फिर जब वो उस इंसान के पास वक्त होगा तो वो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ज़रूर बताएगा। लैन शिचेन बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि आखिर ऐसा इंसान कौन है जो उनसे कांटेक्ट बनाना चाहता है और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता है।
वो ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं ना कहीं अपने भाई को जैसे तैसे कांटेक्ट करना चाहते थे, और अगर कोई विभूषण से रिलेटेड इंसान है या उनके भाई का पता उन्हें बता सकता है, जैसे भी करके वो विभूषण के बारे में जान सकते हैं, तो वो उस इंसान से कांटेक्ट करना बिल्कुल चाहेंगे। वो चाहेंगे कि वो इंसान उन्हें विभूषण के बारे में सही सटीक इन्फॉर्मेशन दे, और प्रोफेसी के बारे में भी, कि आखिर उनका भाई इस चीज़ में कहीं उनके भाई को तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी भी उलझी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिनका खुलना बाकी था। विभूषण यहाँ पर 2.5 साल हो गए थे, 2 साल हो गए थे, लेकिन वो अभी भी अपनी भुआ से नहीं मिला था। वो उन्हें फेस करने के लिए नहीं तैयार हो पा रहा था। जोजिशु यहाँ पर बहुत बार कोशिश करते हैं कि विभूषण कैसे तैसे हामी भर दे, लेकिन इस टॉपिक को अक्सर वो अवॉइड ही करता था, क्योंकि उसे अपनी भुआ मैंग फेंगशी को फेस करना नहीं था। बस वो कोशिश करता था कि इस टॉपिक को जितना अवॉइड कर सके वो कर दे। लेकिन एक दिन जोजिशु उसे मना ही लेते हैं, और विभूषण कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगा कि अगर मैं जब भी उनसे मिलने के लिए तैयार होऊंगा तो मैं आपको बोल दूंगा, फिर आप मुझे और उन्हें, हम दोनों के बीच में एक मीटिंग सेट करा देना। विभूषण की ये बातें सुन के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे जोजिशु। विंग सोचता है कि एक ना एक दिन तो मुझे उन्हें फेस करना ही है ना, तो क्यों ना मैं अब अपना मेकअप माइंड बना लूँ। यहाँ पर विभूषण जो था वो लंजा के साथ आराम से अपने रूम में बैठा हुआ था। दोनों अपनी जो प्रशिक्षण था उन्हें करने के बाद अपने नोट्स बना रहे थे, बहुत सारी चीज़ें लिख रहे थे, बहुत सारे मंत्र वो रिवाइज करने के लिए अपनी नोटबुक में उतारते थे। बहुत सारी सीक्रेटिव चीज़ें होती थी जो वो सीखते थे, उन्हें अपने आने वाले शिष्यों या आने वाली जनरेशन को पास ऑन करने के लिए वो हर चीज़ के नोट्स बनाते थे। यहाँ पर विभूषण कभी कभी लवांगची को बाहर ले जाया करता था। अब उस पेड़ को भी लवांगची से कोई नफरत नहीं थी, बल्कि वो लवांगची को बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगा था, क्योंकि लवांगची का रवैया अब फिर से उन सबके साथ नॉर्मल हो चुका था। लवांगची यहाँ पर विभूषण को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता, और वो पेड़ जानता था कि लवांगची ने कितनी हेल्प की थी जब विभूषण को चोट लगी थी। तो अब सारे लोग सेक्ट में लवांगची का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करते थे, और लवांगची को दिल से अपना चुके थे। लवांगची भी उन लोगों को अब अपनी फैमिली मानता था, और किसी पे भी कोई नुकसान नहीं होने देता था। वो बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कराता था, जैसे कि गोदाम में अनाज जोड़ना, अनाज को इधर उधर देना, और उन सारे लोगों को कल्टीवेशन सेक्ट में कल्टीवेशन लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में प्रैक्टिस करना, स्वॉर्डमैनशिप और बहुत सारी चीज़ें वो सिखाया करता था। यहाँ तक कि वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करता था। वो बहुत सारे लोगों के साथ भी मिला करता था। जब विभूषण और गौशी और शिजुन मिलके सारी चीज़ें प्लान करते थे, तब जो हमारा लंचा होता था वो मर्मेड से मिलने जाया करता था। सबको खाना पहुँचाने का और सारी चीज़ों का देखरेख का काम जो था विंग ने उसे ही दे दिया था, क्योंकि लंचा एक अल्फ़ा था, और एक जो अल्फ़ा होता है वो एज़ यूजुअल एक ओमेगा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो सारी चीज़ें जल्दी कर देता है। विभूषण जो था वो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे उलझा हुआ था। वो मैंगशी से भी मिलने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उसे बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगने लगती है, और उसका जो टेम्परेचर था बॉडी का वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, हाई हो जाता है। विभूषण बहुत बुरी तरह से काँप रहा था। तभी लवांगची उसके पास आता है। वो उसके माथे का टेम्परेचर चेक करता है। विभूषण काँप रहा था तो लवांगची उसे अपने गले से लगा लेता है। विंग की आंखें अभी भी रेडिश हो रही थी, और वो अचानक से लंजा की जैसे ही फ्रेग्रेंस सूंघता है, वो लंजा को टाइटली हग कर लेता है। लंजा बिल्कुल शॉक था, क्योंकि विभूषण ने उसे हक तो किया था, लेकिन आज उसे विभूषण का रवैया थोड़ा अजीब लग रहा था। विभूषण उसकी चेस्ट से अपने गालों को सहलाने लगता है, रब करने लगता है, और धीरे धीरे उसकी नेक की तरफ जाने लगता है। विभूषण यहाँ पर जब लंजा को हक किए हुए था, उसकी बॉडी का तापमान जो था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, उबल रही हो जैसे उसकी बॉडी, और अचानक से वो लंजा के नेक पे किसेस करने लगता है। लंजा कहता है विंग क्या हुआ? विंग कहता है लंजा, और वो उसकी बॉडी पे किस करने लगता है। लंजा कहता है विंग तुम्हें क्या हो रहा है? विंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे इन कपड़ों में गर्मी लग रही है लंजा मुझे गर्मी लग रही है। और विंग यहाँ पर लंजा की नेक को लिक करने लगता है। लंजा कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ है?
तुम्हारे चीक्स भी एकदम बर्न हो रहे हैं, तुम इतने गर्म क्यों हो रहे हो। विंग उसे नशीली आंखों से देखने लगता है। वो कहता है, लंजा मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे हक करो ना। जैसे ही लंजा उसे हक करता है और विंग जो है वो अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, वो लंजा को ज़ोर से हक कर लेता है। वो लंजा के गर्दन पे, बैक पे हाथ फिराने लगता है। लंजा कहता है, विंग तुम्हें क्या हो रहा है। विंग कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। लंजा मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, पानी, मुझे पानी पीना है। लंजा एकदम से एक एलियन को आवाज़ लगाता है और कहता है कि वो विंग के लिए पानी लेके आए। वो एलियन जैसे ही विंग के लिए पानी लाता है, लंजा विंग को वो पानी पीने के लिए कहता है। विंग उस पानी को पीता है, लेकिन अभी भी उसके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी सी फील हो रही थी। उसके बाद लंजा को भी बहुत अजीब सा, एकदम से उसके सिर में भी दर्द होने लगता है और उसे भी बहुत गर्मी सी फील होने लगती है। लंजा कहता है, विंग तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारा ये असर मुझ पर भी आ रहा है। विंग उसे टाइटली एकदम ऐसे चिपक जाता है जैसे एक छोटा सा बियर अपनी मदर को चिपक जाता है। वो एकदम भालू की तरह उसे चिपका हुआ था, उसकी नेक से अपने गालों को रब कर रहा था। लंजा कहता है, विंग तुम ऐसे मत करो, मुझे कुछ हो रहा है। विंग अभी भी उसकी गोदी में बैठ जाता है और अपने आप को उसकी बॉडी से बिल्कुल चिपका के रखता है। और लंजा बार बार कहता है, विंग मुझे भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है, गर्मी सी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, मेरे गाल भी जल रहे हैं। विंग बोलो ना। विंग उसकी नेक पे किस करने लगता है। और गाइस, मैं अपने चैप्टर को यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि आखिर इन दोनों को हो क्या रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय।